नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आ रही है वैशाली के महुआ से, जहां पर उप मुखिया पति और एक दुकानदार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको बताते चले कि ये पूरी घटना सराय थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतक बिशनपुरा गांव का रहने वाला था और हत्या से गुस्साए लोगों ने विरोध में हाजीपुर महुआ सड़क को जाम कर दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। सड़क जाम की वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। तस्वीरें देखिए आप। सड़क जाम कर रहे लोगों ने पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। लोगों की तरफ से किए गए सड़क जाम की वजह से वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो चुका है। एसडीपीओ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि महारुद्र यज्ञ के अंतिम दिन मारपीट की घटना हुई, जिसमें लावापुर गांव के राहुल कुमार को गंभीर चोट आई। इलाज के समय युवक की मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों ने ये बड़ा बवाल किया है। तो बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं, जहां पर उप मुखिया पति और दुकानदार जितेंद्र शाह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इस घटना के बाद जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सड़क जाम कर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है उनके द्वारा और पुलिस प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। हम लोगों को इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए? उसको गिरफ्तारी चाहिए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और उसका कुर्सी जब्ती होना चाहिए। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। और अब आपको खबर बताते हैं पूर्णिया से, जहां पर एक शिक्षक ने अपने ही छात्रा को अगवा कर लिया। इस पूरी घटनाक्रम के बाद परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है, एसपी से भी गुहार लगाई है कि छात्रा की सकुशल बरामदगी की जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पूर्णिया से, जहां पर शिक्षक ने अपनी ही छात्रा का अपहरण किया है। परिजनों ने एसपी से अपनी बेटी की सुरक्षा की गुहार लगाई है। घटना टिकापट्टी थाना के गुरियार गांव की है। अगवा छात्रा के परिजनों ने एसपी से मिलकर लड़की के सकुशल बरामदगी की अपील की। परिजनों के मुताबिक लड़की छत पर मक्का सुखा रही थी और उसी दौरान दरगाह निवासी दिलकश रजा अपने भाइयों के साथ आया और लड़की को कार में बिठाकर फरार हो गया। छात्रा आरोपी के यहाँ कोचिंग में पढ़ती थी। आरोपी का दूसरे समुदाय से होने की वजह से इलाके में माहौल बेहद गर्म है और हिंदू युवा वाहिनी ने भी एसपी से अगवा छात्रा को जल्द बरामद करने की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, मैं बता दूं कि ये टिकापट्टी थाना के गोड़ियर की घटना है और गोड़ियर में 10 मई के रात की ये घटना बता दी जा रही है कि जो शिक्षक थे, शिक्षक के यहाँ वो कोचिंग पढ़ती थी लड़की, और लड़की भी नाबालिग बताई जा रही है। कहना है कि जो 10 मई की रात शिक्षक जो थे वो उनके घर पे पहुंचे, जहां लड़की घर से निकली और उसके साथ बाइक पर चली गई है। उसके बाद चूंकि दोनों दो समुदाय से हैं, इसको लेके भी लोगों में थोड़ा सा आक्रोश है। कल उनके पिता और हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य एसपी से मिले। एसपी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द उसकी बरामदगी की जाएगी। लोगों का कहना है कि एक गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसको इसने तार तार किया है। गुरु शिष्य रहते हुए भी इस तरह का काम किया है और एक नाबालिग लड़की को अगवा किया है, जो बेहद गंभीर मामला है। हालांकि पुलिस भी इस मामले में काफी सक्रिय है। पुलिस पदाधिकारियों से भी बात हुई, उन लोगों का कहना है कि वो लोग लगातार खोज कर रहे हैं और जल्द ही लड़की को बरामद कर लिया जाएगा। प्रवीण, यहाँ पर शिक्षक के परिजनों की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया है? क्या उन्हें कुछ जानकारी मिल पाई है कि शिक्षक इस वक्त कहाँ हैं और उनकी बेटी कहाँ है इस वक्त? नहीं, परिजनों का कहना है कि उन लोगों को इस बाबत कुछ पता नहीं है। परिजनों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, वो भी कह रहे हैं कि उन्हें भी कुछ पता नहीं है। हालांकि दोनों कौम के लोग इस चीज को गलत ठहरा रहे हैं। दूसरे समुदाय के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत गलत काम किया है। अगर किसी लड़की को, नाबालिग लड़की को अगवा किया गया है इस तरह से, तो ये बहुत गलत काम किया है। बहरहाल वो लड़की के बरामदगी के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इस मामले में आखिर क्या माजरा है, क्यों उसको अगवा किया गया है। बिल्कुल, चलिए कुमार प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
और देखिए, बुधवार को विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लगी थी और इस मामले की लगातार जांच जारी है। आपको बताते चले कि फायर सर्विस की डीजी शोभा अवोदकर ने इस मामले की जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है मुख्य सचिव को और इस रिपोर्ट के आधार पर ये बताया गया है कि भवन में जो फायर सर्विसेज की उचित व्यवस्था नहीं थी और इस वजह से आग लगी। आपको बताते चले कि जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विश्वेश्वरैया भवन में आग से बचाव के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, पर्याप्त इंतजामात नहीं थे। रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। विश्वेश्वरैया भवन में लगे भीषण आग की जो जांच है वो चल रही है और इस जांच में जो बातें निकल करके सामने आ रही है वो काफी गंभीर है। जो अभी जांच दल जो है वो लगातार जांच कर रहा है और पिछले दिनों जो 4 सदस्यीय जांच दल है जो फायर सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनके द्वारा जांच चल रही थी और पिछले दिनों लगभग 3 घंटे तक पूरे विश्वेश्वरैया भवन के जांच करने के बाद ये बातें सामने निकल करके आई कि विश्वेश्वरैया भवन में आग से बचाव का जो इंतज़ाम है वो पर्याप्त नहीं था। अगर आपको कहूँ कि फायर सर्विस के जो डीजी हैं शोभा अवोदकर ने मुख्य सचिव को अंतिम रूप से जो रिपोर्ट दी है, जो बताया है, उनको जानकारी दी है, उसके मुताबिक जब आग लगी तो उस समय एसओपी का जो पालन है वो नहीं हुआ। जिस ढंग से तत्काल जिला प्रशासन को लगना चाहिए था वो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले महीने ही जो बात सामने निकल करके आ रही है कि पिछले महीने ही विश्वेश्वरैया भवन का ऑडिट हुआ था और इस ऑडिट में बात सामने निकल कर आई थी कि अग्नि से जो सुरक्षा के मानक है उसको सख्ती से पालन किया जाए और कई ऐसे चीज़ें हैं जिसे फिर से और लगाने की ज़रूरत है, उसमें और सुरक्षा पालन के लिए करना चाहिए, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ और जिसके कारण ये आग की जो दुर्घटना है वो हुई है। तो एक बार फिर से इस विश्वेश्वरैया भवन का ही नहीं बल्कि जो नया पुराना सचिवालय है, विकास भवन है, तमाम जो सरकारी बड़े इमारतें हैं सभी का एक बार फिर से ऑडिट होगा और अग्नि सुरक्षा से संबंधित तमाम जो सुरक्षा मानक है उसको तय किए जाएंगे, उसे पालन कराया जाएगा। तो ये जांच लगातार चल रही है, आगे और बातें निकल करके आएगी, लेकिन अभी जो जांच में जो सामने निकल करके बातें आई हैं उसके मुताबिक जो ऑडिट हुआ था और ऑडिट के बाद भी यहाँ पे सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। हालांकि मानना है कि आज शाम तक जाँच फिर से होगी और ये रिपोर्ट जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी पेपर लीक कांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में कल एक आईएएस अधिकारी से पूछताछ की गई। ईओयू की टीम ने ये पूछताछ की और करीब 1.5 घंटे तक ये पूछताछ चली और इस पूछताछ में आईएएस अधिकारी से कई सवाल जवाब किए गए। कई सवालों के जवाब आईएएस अधिकारी ने दिए, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि कई सवालों के जवाब में आईएएस अधिकारी अटकते नजर आए। उधर संदिग्धों की तलाश में एसआईटी ने कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है। सूत्रों की अगर माने तो यह आईएएस अधिकारी फिलहाल बिहार में प्रतिनियुक्ति के तौर पर तैनात है। आईएएस अधिकारी के मोबाइल पर बीपीएससी का वायरल और आउट प्रश्न पत्र आया था। जिस व्यक्ति ने आईएएस अधिकारी को प्रश्न पत्र भेजा उसके बारे में भी उनसे जानकारी ली गई। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि उस व्यक्ति को वो पहचानते नहीं है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, मसलन वह क्या काम करता है और इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई से मिली जानकारी के अनुसार छात्र नेता दिलीप को प्रश्न पत्र भेजने वाले संदिग्ध ने ही आईएएस अधिकारी को भी प्रश्न पत्र भेजा था। अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि बीपीएस प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक कांड के पीछे एक बड़ा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच परत दर परत आगे बढ़ रही है। आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले में अब एक्शन मोड में दिख रही है। आर्थिक अपराध इकाई के इसी कार्यालय में बिहार में फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर चल रहे एक आईएएस पदाधिकारी से आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम ने 1.5 घंटे तक पूछताछ की है। दरअसल यह वही आईएएस पदाधिकारी हैं जिनके मोबाइल पर जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले तकरीबन 17 मिनट पहले
आउट क्वेश्चन पेपर आया था और उसके बाद इन्हीं आईएएस पदाधिकारी ने जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं बीपीएससी के, उनके मोबाइल पर यह क्वेश्चन पेपर भेजा था। आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों की अगुवाई में जो आईएएस पदाधिकारी हैं, इनसे तकरीबन 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। उनसे यह जानकारी मांगी गई है जो क्वेश्चन पेपर इनके मोबाइल पर आया था उसे किस शख्स ने भेजा था। दरअसल जो ये आईएएस पदाधिकारी हैं और इनके मोबाइल पर जो क्वेश्चन पेपर आया था, वही क्वेश्चन पेपर छात्र नेता दिलीप कुमार के भी मोबाइल पर आया था, जिसे उन्होंने सीएमओ को भेजा था। दिलीप कुमार से पहले ही पूछताछ हो चुकी है और उसके बाद आईएएस पदाधिकारी से आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पूछताछ की है। दरअसल कई सवाल जो थे उसका उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन कई जगह वह अटकते पाए गए। दरअसल जिस शख्स ने मोबाइल पर इनके क्वेश्चन पेपर भेजा था उसको जानते तो हैं, लेकिन वो क्या करता है इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। इसके अलावा कई चीज़ों के बारे में इनसे जानकारी मांगी गई है और आर्थिक अपराध इकाई के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आईएएस पदाधिकारी ने सहयोग किया, इसके पहले भी उन्होंने सहयोग किया था और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आगे भी आईएएस पदाधिकारी से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और छानबीन के दौरान सहयोग लिया जाएगा। इस पूरे मामले में आज बीपीएससी भी आर्थिक अपराध इकाई को एक ब्यौरा मांगा गया है, उससे संबंधित रिपोर्ट और दस्तावेज सौंपेगा, जिससे जांच और अनुसंधान में तेजी आएगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात करते हैं बिहार को मिलने वाली बड़ी सौगात की। आपको बताते चले कि आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोइलवर में बने नए पुल के दूसरे लेन का उद्घाटन करने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि इस पुल के निर्माण के बाद अब आरा और पटना के बीच जो लोग जाम की वजह से परेशानी झेलते थे, अब उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आरा, सासाराम और बक्सर से अब पटना आना जाना लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कटिहार के मनिहारी प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय की। इस तस्वीर को देखकर आप समझिए कि शिक्षा विभाग की जो स्थिति है वो कितनी बदहाल है। इस विद्यालय में एक ही क्लास में करीब 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। एक ही ब्लैक बोर्ड है पूरे क्लास में और उसमें 2 शिक्षक अलग अलग विषयों की पढ़ाई कराते हैं। स्कूल में 3 ही शिक्षक हैं, ये सबसे बड़ी बात है, जो बारी बारी बच्चों को पढ़ाते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उर्दू प्राथमिक स्कूल को साल 2017 में विश्वनाथ चौधरी आदर्श मध्य विद्यालय आजमपुर गोला में शिफ्ट कर दिया गया था। कमरों की कमी की वजह से प्रशासनिक आदेश के बाद कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए सिर्फ एक ही कमरा आवंटित किया गया था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि प्रखंड स्तर पर तैनात शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ऐसी तस्वीर पहले क्यों नहीं दिखाई दी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। ब्लैक बोर्ड भी एक ही है, उसी में 2 शिक्षक, एक तरफ उर्दू पढ़ाते हैं, एक तरफ हिंदी पढ़ाते हैं और एक शिक्षिका जो है वो बच्चे को संभालती रहती है। विद्यालय 2017 में शिफ्टेड हुआ है। ये विद्यालय किसी तरह से हमें एक रूम दिए हैं जिसमें कि हमको भी काफ़ी दिक्कत है और वो तो एक ही रूम में 1 से 5 क्लास की पढ़ाई हो रहा है, जिसमें कि बहुत दिक्कत हो रहा है। उस सबको 3 एक ही रूम में हो रहा है। विद्यालय में शिक्षक भी 3 ही है और 1 से 5 का पढ़ाई हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा, वहाँ जांच करवाते हैं, देखना होगा कि क्या कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मध्य विद्यालय में यदि नामांकन कम होगा तो उसे एक कमरा और लेके हम उर्दू प्राथमिक विद्यालय को देंगे और एक ही कमरा में एक ही ब्लैक बोर्ड पर यदि कई वर्ग के बच्चे को यदि टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और अब आपको खबर बताते हैं सीवान से, जहां पर प्रीपेड मीटर लगने की वजह से बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। यहां पर आम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इससे उनकी जेब पर खासा असर पड़ रहा है।
बिहार सहित सिवान में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहा है। लोग रिचार्ज कर अपनी आवश्यकता अनुसार बिजली की खपत का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं का इस पर कहना है कि पहले जो हम लोग बिल पे करते थे उस बिल के अनुसार प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिल दोगुना देना पड़ रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं की जेब पर इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। सिवान में परेशान उपभोक्ताओं से बात की हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने। कुछ लोग आए थे यहाँ पे स्मार्ट मीटर की शिकायत लेकर के कि उनकी जो मतलब पहले के कंजम्पशन के आधार पर अभी का कंजम्पशन ज़्यादा उठ रहा है, ज़्यादा बिल उठ रहा है। इस तरह के समस्या को लेके आए थे। सारी समस्याओं को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है और उन लोगों को आश्वस्त किया है कि मैं एक एक चीज़ों को जांच करवा करके आपका मतलब जो भी अगर समस्या हैं तो उसका समाधान किया जाएगा। सिवान में बिजली की प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं की समस्या बढ़ गई है। पहले जहां रीडिंग के अनुसार इन लोगों को कम बिल आता था, वहीं अब प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिल ज़्यादा आ रहा है। ऐसा उपभोक्ताओं का कहना है। आप देख सकते हैं सिवान शहर में कई जगह प्रीपेड मीटर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये दुकान है, दुकान के साथ साथ सिवान जिले के मकान में भी लगे हुए हैं, जो काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं आ रही है आपकी। समस्याएं बहुत ज़्यादा विकट बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले 600 साढ़े 600 रुपये हम लोग अधिकतम बिल आता था रीडिंग के हिसाब से, लेकिन अब जो है करीब करीब 30 रुपये 40 रुपये पड़ रहा है एक दिन का। कभी कभी पैसा माइनस में चला जा रहा है ऑटोमेटिक। कितना मंथली में ज़्यादा आपको बियर करना पड़ रहा है? मंथली मोटा मोटी 1200 रुपये का हिसाब हो रहा है, डबल का हिसाब आ रहा है। तो देख सकते हैं काफ़ी समस्याएं हो गई है और कुछ लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या आती है आपकी। पहले से ज़्यादा इसमें क्या नाम है आपका? मोहन ठाकुर। पहले कितना आता था, क्या आ रहा है? पहले 250-300 रुपये बिल आता था, अभी 800 का रिचार्ज करा दिए हैं, 2 महीना भी नहीं हुआ, जिसमें अभी 115 रुपये दिखा रहा है। यानी कितना डबल आ रहा है? डबल आ रहा है। ये सिवान के लोग थे, जब से इन लोगों का प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तो समस्याएं बढ़ गई है। पहले जहां बिल एक सीमित आया करता था, अब सीधे डबल हो गया। ऐसे में चाहिए कि जो विद्युत विभाग के जो अधिकारी है वो संज्ञान ले, जांच पड़ताल करे, ताकि उपभोक्ताओं की परेशानी का सामना न करना पड़े। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां पर जिंदा जलने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि 2 लोग यहां पर गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं, जिनका डीएमसीएच में लगातार इलाज जारी है। पत्नी ने घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई और आग में जलने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। खुर्शीद की 2 बीवियों का आपस में विवाद था। बीवी परवीन ने गुस्से में आग लगा दी। परवीन की जलकर यहां पर मौत हो गई है। बुजुर्ग रुफैदा खातून की भी यहां पर मौत हुई है और दूसरी पत्नी रोशनी खातून की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। बिरौली के शेखपुरा मोहल्ले की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां पर जिंदा जलने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती कराए गए हैं। खुर्शीदा की 2 बीवियों का आपस में विवाद था और इसी विवाद की वजह से पत्नी ने घर में पेट्रोल से आग लगाई। आग में जलने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बीवी परवीन ने गुस्से में आग लगाई है और परवीन की यहां पर जलकर मौत हो चुकी है। बुजुर्ग रुफैदा खातून की भी मौत हो चुकी है और दूसरी पत्नी इस वक्त गंभीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती है। और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर मुंडका हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बताते चले कि 24 महिलाएं और करीब 5 पुरुष यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट दिल्ली के मुंडका हादसे को लेकर, जहां पर 24 महिलाएं और 5 पुरुष लापता बताए जा रहे हैं। कुल 29 लोग इस वक्त लापता हैं और हादसे में 27 लोगों की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। डेड बॉडी की पहचान करना इस वक्त मुश्किल है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है और फैक्ट्री मालिक के पिता की भी यहां पर मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट मुंडका हादसे को लेकर। 24 महिलाएं और 5 पुरुष इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। कुल 29 लोग इस वक्त लापता हैं और हादसे में 27 लोगों की जान गई है। डेड बॉडी की पहचान करना फिलहाल मुश्किल बताया जा रहा है। और खबर आपको बताते हैं अररिया से, जहां पर आसानी तूफान के सक्रिय होने का साफ तौर पर असर नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि जिले के कई इलाकों में इस वक्त गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो
तस्वीरों में आप देखिए कि झमाझम बारिश से अररिया बस स्टैंड के पास जलजमाव भी हो गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज और कल भी बारिश होने की संभावना है। और देखिए, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के डांस का वीडियो एक बार फिर से वायरल हो चुका है। विधायक गोपाल मंडल का डांस से एक पुराना नाता रहा है और ये कोई नई बात नहीं है कि उनका ये वीडियो वायरल हुआ है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए कि गोपाल मंडल किस तरीके से डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सरदार की सरदारनी हमको संगीत जैसे धुन बजने का हम पागल हो जाते हैं, कुछ न कुछ करने लगते हैं, लेकिन बचिए के करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, बच के करते हैं। आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, मंगाइए भोजपुरी। तो आप भी तैयार हो जाइए आनंद लेने के लिए, क्योंकि विधायक जी अब नाचने वाले हैं। गाना बजना शुरू और विधायक जी का डांस शुरू। उठ गया विधायक जी का कुर्ता। अभी तो ये सिर्फ टेलर है, विधायक जी अब बुलेट पर सवार होने वाले हैं। गाना बज रहा है बुलेट पर जीजा। विधायक जी का साथ देने के लिए डांसर भी मौजूद है। अब दिलबर दिलबर की धुन पर विधायक जी का डांस देखिए। फिर चला भोजपुरी गाना मुखिया जी और विधायक जी कुर्सी छोड़कर उठ गए। फिर उठा कुर्ता। अरे अरे, विधायक जी ने तो फ्लाइंग किस दे दिया। वाह रे विधायक जी, क्या बात है। शायद आपने ये अंदाज नहीं देखा होगा, पीछे से अनाउंसमेंट हो रहा है कि बिजली मिस्त्री स्टेज के पास आइए, जल्दी आइए, नहीं तो विधायक जी आग लगा देंगे। बिजली मिस्त्री आप स्टेज के पास आइए। विधायक जी तो हरियाणवी गाने पर भी नाच रहे हैं। मतलब कि विधायक जी को सिर्फ धुन चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो या हरियाणवी। विधायक जी रुकेंगे नहीं, लगे रहिए विधायक जी। ऐसे ही नाचते आपने 2 साल तो निकाल दिए, बाकी के 3 साल भी स्टेज पर नाचते रहिए। आपके इलाके की जनता शायद इसी के लिए आपको चुना है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी की आज पुण्यतिथि है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के कल्याण बिघा गांव में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार ने वहां जाकर मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद अपनी पत्नी मंजू देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद उन्होंने अपने पिता राम लखन सिंह और माता परमेश्वरी देवी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।